नॉन होमोजीनियस। पहले देखते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, और लिख दें अपन x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो भी लिखना चाहते हैं। अगर ये यहाँ पे नंबर दिया है, ठीक है ना, नंबर दिया इन से जीरो नहीं है, अगर ये कहलाएंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक, अगर नंबर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 0 होता तो होमोजीनियस। क्या सेम नंबर की बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 0 है तो होमोजीनियस, 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। क्या है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 है राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में अगर 0 है तो होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अब जो इक्वेशन दी रहते हैं, सपोज दैट ऐसे दी रहते हैं a11x प्लस a22x2 डैश 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 an1, ये 21 रहेगा, सॉरी, an1 xn, फिर यहाँ से रहेगा a22x2 x1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस डैश 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 a सेकंड रो nth कॉलम, ठीक, xn। इस तरह से तुम्हारा पूरा क्या दिए रहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तुमको क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 3 4 लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं, ठीक है। और कैसे रहेंगे, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। इनका मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ लियो अभी तक में। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं पढ़ लियो ना। मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होता है, इक्वेशन से निकालना, फिर x क्या होता है ना, फिर b क्या होता है, ठीक, इसी से निकाल लेते हैं। a11 a12 डैश a1n, फिर a21 a22 डैश a2n डैश डैश चलता रहता है, लास्ट में nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम डैश nth रो nth कॉलम, n बाय मैट्रिक्स आती है, ठीक। बड़े तुम्हारे आते हैं x1 x2 डैश डैश xn, इसमें कितने रो भाई, n रो ऑफ एक कॉलम, है ना। तुम्हारे ये जो कॉम्पोजिशन वेक्टर होता है राइट साइड में, ये अपन ने अभी तक पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं अपन इसके आगे, ठीक है। फिर एक टर्म आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, डिवाइडेड बाय a डबल डॉट b, ऐसे इसको लिखते भी हैं। एक ही मैट्रिक्स आ जाएगी तुम्हारी पूरी, a11 a12 डैश a1n से लेकर के an1 से लेकर के an, ठीक है। सॉरी यार, फिर डबल डॉट इसी तरह, तो ये तुम्हारी बी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी पूरी, b1 से लेकर डॉट डॉट का bn तक, ठीक है। एक बार और समझ लो, डबल डॉट जैसा यहां लिखा है a डबल डॉट b, वैसे यहां है, पहले पूरी एक ही मैट्रिक्स, फिर डबल डॉट और फिर बी वाली मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हुआ, लिखने का तरीका है शो करने का। अगर ये बीच में लगा ना दो मैट्रिक्स के बीच में, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। लिखने का तरीका है बस, हो गया और कुछ नहीं, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलो क्लियर है। इसके बाद अपन आते हैं कंसिस्टेंसी। प्रोपोर्शनल का होता तो अपन प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं ना, तो जान रहे होगे ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये है। अब 20 क्वेश्चन शुरुआत कर देते, फिर बीच में बोलते तो यही रहा था, अपन क्वेश्चन आगे नहीं कर जाते तो नहीं हटके रहते। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन देखो, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी है, ठीक। तो इनके कंपेयरिंग करके अपन बताएंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है उनका नेचर कैसा है, या इक्वेशन का नेचर कैसा है। इक्वेशन के नेचर से मतलब है कि जो उसको सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कि बहुत सारे सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट लाइक तुम लोग 10 में पढ़ के आए, वहां तुम लोग क्या पढ़ते थे, रेशियो निकालते थे कोएफिशिएंट का, है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। अगर रेशियो बराबर है तीनों के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर दो बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता था।
यही पढ़ेंगे अपन कि कब इक्वेशन के एक सोल्यूशन है कि बहुत सारे सोल्यूशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन तरीका दूसरा है। ठीक, देखो पहला पॉइंट लिखो इस पे, इफ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू n, where n is number of unknown। नंबर ऑफ अननोन का मतलब है वेरिएबल, इक्वेशन में कितने वेरिएबल। ठीक, इसीलिए दूसरा पार्ट लिखो, इफ रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रो ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू n, या कि लेस देन n। n क्या है, वही नंबर ऑफ अननोन। इन दोनों ही केस में जो सोल्यूशन रहेगा क्या कहलाएगा, जो इक्वेशन रहेंगे वो कहलाएंगे तुम्हारे कंसिस्टेंट। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में जो इक्वेशन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। इसमें रहेगा तुम्हारा, एक सेकंड इसको मिला दे रहा, ठीक है, इसमें रहेगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, और इस वाले में रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि जो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने चाहिए, वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तब वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, जो कि तीसरी कंडीशन है तुम्हारी। इफ रैंक ऑफ ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक, कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 2 3 4 इक्वेशन तुम्हारे पास है, उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, भले ही वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कहलाएंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब थर्ड नेचर जो होता है तुम्हारा, नो सॉल्यूशन आ रहा है अगर, तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, और थर्ड नो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे अपन, अगर ये मैट्रिक्स की ड्राइंग ए के रैंक के बराबर नहीं है, अगर जो 2 मैट्रिक्स है ये और ये, इन दोनों की रैंक अगर अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट, और ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये समझ में आया क्या है, इधर 3 कंडीशन लिखी, तीनों कंडीशन समझ में आई। इन दोनों कंडीशन में जो इक्वेशन रहेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट आएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक, कोई भी सॉल्यूशन है, एक हो या अनेक हो, वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत, इन इक्वेशन को अपन ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते ही है, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है उनका, है ना, ax और b सब अलग अलग कर लिए। देखो तुमको इक्वेशन दिए हैं 2 3 4 जितने भी दिए हो सिस्टम, ठीक है, इक्वेशन क्यों दिए है, सोल्यूशन निकालने के लिए, है ना। इक्वेशन दिए तो क्या निकालना है, सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन तुम निकाल पा रहे हो, वो कितने को मैटर नहीं करता है, 1 हो 2 हो सोल्यूशन, 3 हो 4 हो, ठीक है। अगर सोल्यूशन निकल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन एक भी नहीं है तो कहलाएंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक, कैसे निकालेंगे वो बात की चीज है, ये अभी सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इक्वेशन, है समझ में, फॉर नॉन होमोजेनियस। ठीक, चलो प्लस 3y इक्वल टू 9 और देखो इसकी ए क्या बनेगी, 1 1 1 -1। ठीक, बी क्या रहेंगे, 8 -4। ठीक, तो ए ऑगमेंटेड बी क्या रहेगा तुम्हारा, 1 1
8 और 1 -1 -4। ठीक, अब निकालनी है रैंक। रैंक निकालना का तरीका बताए थे, पहले इसके नीचे वाला 0 होगा, इसके नीचे तो है नहीं, अपन अपने को मात्र इसको 0 करना है। तो अपन एक ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में लिखेंगे R2 माइनस R1। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 1 1 8, अब 1 -1 0, -1 -1 -2 -4 -8 -12। ठीक, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसमें कोई भी रो 0 नहीं हो रही है, पूरी इसकी A डॉट B की, ये पूरी मैट्रिक्स की कोई भी रो 0 नहीं हो रही है, इसलिए इस पूरे की रैंक कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये तो इसकी रैंक हो गई। अपन किसकी निकालेंगे, आप सिर्फ A बस की। A बस मतलब इसको हटा दो, इसको छुपा लो, तो इसमें भी पूरी रैंक यहां तक, इसकी रैंक यहां तक कहलाएगी ना, एक ही, यही पूरी 0 नहीं हो रही है, इसकी भी रैंक कितनी होगी, 2। क्लियर है, अलग से निकाले एक ही, अलग से निकालेंगे तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, इतना ही आएगा, ये नहीं आएगा, बस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से क्लियर है कि रैंक ऑफ A डॉट डबल डॉट B इक्वल टू रैंक ऑफ A, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 ही तो है ना। A B ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स A की रैंक के बराबर है, और बराबर किसके है, नंबर ऑफ अननोन के। क्लियर बात, तीनों चीज बराबर है, तो कंसिस्टेंसी का पहला नेचर, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात। अब सॉल्यूशन यूनिक होंगे तो क्या होंगे, ठीक, इसके लिए क्या करो, यहां देखो ये जो लिखा है -2 है ना, ये ठीक, ये आएगा तुम्हारा, यहां से फिर क्वेश्चन बनाओगे तो -2y इक्वल टू -12 और x + y इक्वल टू 8। ठीक, जो ऑपरेशन का दोबारा बनते हैं, अपन इससे ये बनाए थे, यहां से आया है, इससे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही अपन वेरिएबल अलग किए थे तो फिर से लगा सकते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद, तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बचाइए, -2y इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 6 12, 6 आएगा क्या, है ना। और x + y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है बताओ, ये x इक्वल टू 2, अरे यहां पे वैल्यू रखोगी ना, तो कैसे बनेगा तुम्हारा, x + y इक्वल टू 8, 1x + 1y इक्वल, है ना, y इक्वल टू 6 रख दोगी तो x इक्वल टू 2 आ ही जाएगा। ठीक है, यहां से अपन फिर इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को। जैसे इक्वेशन को मैट्रिक्स में चेंज किए थे अपन, ये वाली मैट्रिक्स देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 8 1 -1 -4, ऑप्शन बस लिखे थे ना, वेरिएबल नहीं लिखे थे, तो ये वही मैट्रिक्स तो है, फिर उसको सीधा लिख दिए अपन। ये जो है ये वाली मैट्रिक्स, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, क्योंकि x हटा दिए अपन ऑपरेशन लगा के, सिंप्लीफाई हो गया है, उसको फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखते ही है। ठीक, तो अपन को ऐसे ही करना है, ये x वाला है, x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है। ठीक, ये इसका वेक्टर वाला हुआ है, ठीक, कांस्टेंट वेक्टर है इसका, तो -2y इक्वल टू -12, 1x + 1y इक्वल टू 8। ठीक, नॉर्मल जो क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन निकाला है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, ये क्वेश्चन दोनों को सेटिस्फाई भी करेंगे। रख के देख लो, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 6 रखो, 2 + 6 8 और 2 - 6 -4, सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो करते हैं A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स, डायरेक्ट लिखो, क्या आएगी, 1 1 3 3 3 9। ठीक, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व किया करो, तो रैंक निकालो इसकी, रैंक ये 0 करना पड़ेगा इससे, तो R2 में लिखना है R2 - 3R1, तो क्या मिलेगा, 1 1 3 3 - 3 0, 3 - 3 0, 9 - 9 0। ठीक, यहां से क्या मिल रहा तुमको, यहां लिख दो, इट इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B, कितनी होगी इसकी रैंक, 1।
ये पूरी इसकी होगी ना, ए ऑगमेंटेड बी की। ए की कितनी रैंक होगी? मैट्रिक्स ए की, मैट्रिक्स ए यहां तक है, पूरी रो 0 है, इसको छोड़ना पड़ेगा। 1 इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल, वेरिएबल कितने हैं? 2। तुम वेरिएबल में नहीं बोल पाते हो, क्या दिक्कत है? वेरिएबल नहीं जान पाओ क्या अभी तक? बोलना तभी समझते हो क्या अपनी? हम वेरिएबल बताएं अब। कितने वेरिएबल हैं? ये जो रैंक है 2 से कम है ना, ठीक। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू है रैंक ऑफ ए के, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। इसका नेचर क्या होगा? इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेकंड नेचर है ना। अब निकालेंगे कैसे? देखो ये तो पूरा 0 ही हो गया है ना। यहां वेरिएबल पुट करो, वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक ही क्वेश्चन है। अपन ले लेते हैं y इक्वल टू कोई भी वेरिएबल ले लो k, ठीक। हमको वैल्यू पता नहीं क्या होगी, अपन ले लेते हैं y इक्वल टू k, पुट करो। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस k। अब जैसे जैसे k की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे क्या होगा? x की वैल्यू बदलेगी। अगर k इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2। k इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 1 होगा। k इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब x किस पे डिपेंड कर रहा है? k पे, ठीक है। तो k के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जितनी k की वैल्यू उतनी x की वैल्यू उतनी y की वैल्यू, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएंगे? इनफिनाइट, ठीक। बहुत सारे सॉल्यूशन है फिर, क्लियर होगा। चलो देखो ये क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। इसको तुम लिख सकते हो 2x प्लस 2y इक्वल टू 15, लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 15। इज इट पॉसिबल? आप दो नंबर को ऐड करो, दोनों बार अलग अलग नंबर आए। ये दोनों नंबर सेम है ना, 2x प्लस 2y। यहां भी 2x प्लस 2y है, यहां भी 2x प्लस 2y है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 16। यहां पे क्या आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यही से क्लियर जा रहा है नो सोल्यूशन, है ना। क्योंकि जब दो नंबर ऐड करोगे तो जितनी बार ऐड करो आंसर तो सेम ही आएगा। 4 प्लस 3 7 हो सकता है, 7 ही होगा। 4 प्लस 3 8 नहीं हो सकता ना। यहाँ पे यही लिखा है, सेम नंबर को प्लस कर रहे हैं, दोनों बार वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। तो सीधे से क्लियर है कि कंट्राडिक्शन है, लेकिन अपन ऐसे चेक करते हैं इसको भी, ठीक है। लिखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 2 16 4 4 30, ठीक। ऑपरेशन लगा दो, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये तो फिक्स है 2 2 16, यहाँ 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 30 माइनस 32 माइनस 2, ठीक। इसकी रैंक क्या है इस पूरे की? 2। ए की रैंक क्या होगी? इतनी बस की 1। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। इट इज क्लियर दैट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो क्लियर है कि दोनों की रैंक क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक। तो थर्ड नेचर इनकंसिस्टेंट, क्या? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन।